सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ पंच में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। और नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी ने कहा कि सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से मुज़ाकरात चाहते हैं। निजी चैनल से गुफ्तगू में हुकूमत पर तनकीद करते हुए शहरियार आफरीदी का कहना था कि ये खुद मोहताज है, रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होते हैं और फॉर्म 47 की हुकूमत से हमें कोई बात नहीं करनी। अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। अब इस तमाम सूरत-हाल पे नाज़रीन फिर बात यह है कि सवालात बहुत सारे खड़े हो चुके हैं। इस पर हमारा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में नज़ीर लगारी और इस्लामाबाद स्टूडियो से हम्माद रोहेला और ज़ाहिर शराजी और अब्दुल्ला हमीद गुल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। लाही साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त क्यों कहा जा रहा है ये एक किस्म की मुदाखलत नहीं है जिस किस्म के शहरियार आफरीदी बयानात दे रहे हैं कि सियासतदानों से बात नहीं होगी और फौज से हम बात करेंगे? देखिए, बात ये है कि अगर सियासतदान ऐसी बात करें तो फिर सियासतदान उन्हें नहीं कहलाना चाहिए। मैंने गुज़श्ता रोज़ ये कहा था कि इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर सियासत में आने के बाद सियासतदानों का स्पेस कम किया है और गैर सियासी एलिमेंट्स का स्पेस बढ़ाया है, और आज साबित हो गया है कि वो नहीं चाहते हैं। देखें, आर्म फोर्सेस जो हैं वो हमारी सर्विसेज हैं, वो हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, वो पाकिस्तान के जोग्राफिया के, पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफिज हैं। उनका काम गवर्नमेंट के मामलात चलाना नहीं है। ये क्या चाहते हैं, ये कहना क्या चाहते हैं? अगर वो सियासतदानों से बातचीत करने को तैयार नहीं है तो क्या कहना चाहते हैं? कि या वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर मार्शल लग जाए और फिर जाकर वो मार्शल वालों से बात करें? क्या इसका क्या मतलब लिया जाए? मैं समझता हूँ कि यही अप्रोच शहरियार आफरीदी की नहीं है, बिल्कुल यही अप्रोच है उनके बानी PTI की भी, यही अप्रोच है उनकी लीडरशिप की भी। ये पूरी की पूरी पार्टी, इसकी साख्त में ये खराबी है, इसकी बुनियाद में ये खराबी मौजूद है कि ये नहीं सियासी अमल में शरीक नहीं होना चाहती है। और मैं इस बात से मुझे कोई बात नहीं है, मैं इस बात कहने में मुझे कोई वो नहीं होता है कि मैं इसका खौफ तरदीद हो कि सियासतदानों का अमल ठीक नहीं रहा है। सियासतदानों ने पाकिस्तान को जो है वो ठीक अंदाज में नहीं चलाया। लेकिन जमहूरियत का जो हुस्न ये है कि ज़्यादा जमहूरियत से आप इसकी खराबियाँ दूर कर सकते हैं। ये कहाँ से हो गया कि आप जाएं और आप कहें कि एक सर्विसेज के पास जाएं और कहें कि एक सर्विसेज के चीफ जो हैं वो आकर हमारी बात, यानी एक तो ये है कि आप हमारे सर्विसेज के जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उनकी चीफ से, फिर आप कल कहेंगे कि सिविलियन सर्विसेज का जो चीफ है पाकिस्तान का सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट जो है, मैं उसके साथ बात करूंगा और किसी से बात ही नहीं करूंगा। मैं जो हूँ वो जो सेक्रेटरी इंटीरियर है मैं उसके साथ बात करूंगा, किसी से बात ही नहीं करूंगा। ये अप्रोच नहीं चल सकेगी। ये अप्रोच पाकिस्तान के बुनियादी तस्वुर और कायदे-ए-आज़म के बुनियादी तस्वुर के खिलाफ है और इंतहाई जुल्म पर मबनी है। अगर ये तस्वुर है, कायदे-ए-आज़म ने भी यही बात की थी जनरल अयूब खान से कि तुम्हारा कोई काम नहीं है मुल्क के दिफा के अलावा, आप सिर्फ मुल्क का दिफा करें, इसके अलावा और कोई जिम्मेदारी नहीं है और सियासत में कोई रोल नहीं बनता है। ये कौन है जो कहें कि जनाब सियासी मामला जो हैं वो या आर्मी चीफ तय करें या DGISI तय करें? ये कैसे हो सकता है? मैं समझता हूँ कि इंतहाई जालिमाना इक़दाम है और पाकिस्तान के खिलाफ है। ये पाकिस्तान के तस्वुर के खिलाफ है, कायदे-ए-आज़म के तालीमात के खिलाफ है, कायदे-ए-आज़म के तस्वुरात के खिलाफ है और ये शर्मनाक है। और बतौर एक मीडिया पर्सन मैं मजम्मत करता हूँ इस बात की। सही, ये आईन पाकिस्तान के भी खिलाफ है और यकीनी तौर पे कोई भी सियासी जमात इस किस्म के बयानात नहीं दे सकती। लेकिन हम्माद, आप समझते हैं कि ये फिर NRO नहीं है तो और क्या है? एक जानिब आप कह रहे हैं कि नहीं जी हमें सियासतदानों से बात नहीं करनी है, लेकिन हम फौज से बात करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ वो NRO भी मांग रहे हैं शहरियार आफरीदी, फिर उसकी नफी भी खुद ही अपने बयान की कर रहे हैं। जी, आप ठीक कह रही हैं। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आफरीदी साहब, शहरियार आफरीदी साहब जिस हालात से गुजर के आए हैं और जो वक्त उन्होंने देखा है वो हम सबको याद होना चाहिए। वो एक MPO में उनका इशू होता था और दूसरे MPO में वो पकड़े जाते थे, फिर कभी एक इदारे और कभी एक अदालत, कभी दूसरी अदालत, कभी दूसरे ज़िले, कभी दूसरे DC के सामने पेश होते थे। तो जो हालात उनसे वो गुजरे हैं
वो हमें याद होने चाहिए। तो ऐसे हालात में इस पेश नज़र को, इस पस मंज़र को सामने रखते हुए हमें उनके बयान को थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये बयान किसी सूरत भी डिफेंसिबल नहीं है, मैं इसका डिफेंड ना कर सकता हूं और ना करने की कोशिश कर रहा हूं। शहरयार आफरीदी जैसे, अली मोहम्मद खान जैसे लोग जब कोई बयान देते हैं तो वो जाती हैसियत का बयान नहीं होता, वो फिर उनके कद काट की वजह से वो पार्टी पॉलिसी समझा जाता है। ये पार्टी पॉलिसी अफसोसनाक है, सर ने बिल्कुल ठीक फरमाया है। इस पे हमें परेशान होना चाहिए कि हमारे सियासी पार्टियां कहां जा रही हैं, वो अपनी गलतियां दोहराने के दर पे क्यों हैं और हर बार गलती को इस शिद्दत से दोहराते हैं कि इस बार नुकसान पहले से ज्यादा हो। हमारे सियासी जो लीडरान हैं, जो हमारी पार्टीज हैं, वो हमें नजर आता है कि वो एक मौसमी इनकलाब का शिकार होती हैं। शायद ऑपोजिशन के बेंचेस जो हैं उनकी तासीर कुछ ऐसी है कि वहां बैठ के उनको ये इनकलाबी बुखार हो जाता है और जैसे ही वो दूसरी तरफ आते हैं वो मसलहत पसंदी की तरफ आ जाते हैं और समझना शुरू कर देते हैं हालात को। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें मसलहत पसंदी से भी नहीं काम लेना चाहिए उस तरीके से, और हमें मौसमी इनकलाब के साथ भी नहीं खड़े होना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब तुम्हारे सर झुके तो शहंशाह वो हुआ। जब आप किसी को कौम का बाप बनाकर पेश करते हैं तो उसके बाप बनने पर शिकायत क्यों करते हैं? आपकी शिकायत उस वक्त बनती नहीं है। आपके आज के मुज़ाकरात हों तो या टीएलपी के मुज़ाकरात हों जो फैजाबाद में किए गए थे, उस वक्त भी फौज को आना पड़ा था गारंटी देने। आप भी आज यही कह रहे हैं कि फौज आएगी तो हमें यकीन आएगा, वरना यकीन नहीं आएगा। फिर जब इंटरनेशनली दूसरे ममालिक हमारी अफवाज से बात करना पसंद करते हैं और सियासतदानों से बात करना पसंद नहीं करते, तो किस चीज की शिकायत करते हैं ये लोग? अपने हाथ काट के जब आप खुद फेंक देंगे, जब आप खुद बेबस हो जाएंगे, तो फिर आप शिकायत करने के काबिल नहीं रहते। आपको एक दूसरे को रिकग्नाइज करने की जरूरत है, सियासी पार्टीज को खास तौर पे, तभी ताकतवर होंगे ये। और ये कह देना कि हम इस ये बात नहीं करना चाहते कि ये चोर हैं और इनके ऊपर इनके पास कोई कानूनी जवाब नहीं है, तो ये लॉजिक भी बड़ी जो है ग्राउंड लेस है। आप जिस दूसरे इदारे से, जिन अफसरान का नाम ले रहे हैं, उनसे जो बात करने जा रहे हैं, काइंडली बताइए कि वो कौन सी आईनी शिक के तहत आपसे बात करेंगे, उनके पास कौन सा कानूनी जवाब है कि वो आपसे आपके सियासी मामलात में बात करें। तो ये इनका अपना जो आर्गुमेंट है ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है और इसको इसकी डिस्करेज करना चाहिए ऐसे रद्द अमल को। अच्छा, और इंटरेस्टिंग ये भी है कि उनकी अपनी ही पूरी जमात, अपनी पूरी क़यादत शहरयार आफरीदी के इस बयान की अब नफ़ी करती हुई दिखाई देती है, अब इंकारी करती हुई दिखाई देती है। लेकिन शराजी साहब, आप समझते हैं, आपको याद होगा अब इस सूरत हाल से क्या अक्स किया जाए? पहले हमने देखा तहरीक इंसाफ ये बयानिया लेकर बाहर आई कि जी नहीं जी, हमने नया सियासतदानों से बात करनी है, हम सिर्फ आवाम से बात करेंगे। तो अब ऐसा क्या हो गया है कि अब जो है वो आप फौज की बात कर रहे हैं कि नहीं जी हमें फौज से बात करनी है? मैं लगारी साहब और आप दोनों से बात करूँगा तो शायद ये रवैया अच्छा नहीं है और किसी तरीके से आपको मुख्य इदारों को ब्लेम करके इस किस्म की चीज़ों के अंदर ड्रैग करना अपने सियासी मकासद में बुरा नहीं है। शहरयार आफरीदी साहब को शायद मेरे साहब लगारी साहब है हमारे, लेकिन मैं उनको जानता हूँ आज से 15-18 साल हो गए कि वो कहाँ आए थे, उन्होंने कहाँ तरबियत हासिल की, उन्होंने क्या ट्रेनिंग हासिल की। मैंने बड़ा करीबी देखा, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूँगा, आपको लगता नहीं है जो आज हम बात कर रहे हैं। लेकिन वैसे एक बात मैं शुक्रगुजार हूँ इन तमाम सियासी जमातों का कि जब अल्लाह पाक उनकी हुकूमत है चुनता है तो फिर उनको याद आता है कि मुल्क का निज़ाम कैसा है। और आज तक हमें पता भी नहीं चलता कि इस मुल्क के अंदर हुकूमतें चलाता कौन है। लेकिन ये अपोजिशन पार्टीज की बहुत बड़ी मेहरबानी है। पहले पीपल्स पार्टी की थी, बेनजीर भुट्टो साहबा की, फिर नवाज शरीफ साहब की और उनकी पार्टी की थी, उसके बाद बानी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने अवाम में शऊर पैदा किया कि जनाब इस मुल्क के अंदर निज़ाम चलाता कौन है। ठीक है ना जी? इसमें देखें हम क्यों, मैं जर्नलिस्टिक बात कर रहा हूँ, एक अपने एक्सपीरियंस के ऊपर भी और इनके गिर्द के मारूदी हालात के ऊपर भी। हमाद और लगारी साहब ने जरा कानूनी दायरे में और हिस्ट्री के दायरे में बात की तो क्या करता, लेकिन मैं बड़ी ओपन बात करूँगा कि हमें इसको उनको भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये लोग जब अपोजिशन में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सच सच बताते हैं। तो देखिए, आम चीज़ ये कि आपके मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके निज़ाम का हिस्सा है। बार बार अगर आप ब्रिटिश फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हमेशा जो है कानूनी नुक्ते नज़र से उसको बयान करते हैं, तो मेरे ख्याल में इदारों का अगर रोल है, इदारे अपने रोल पर काम करें, इंटरफेयर न करें, मामलात को खराब न करें, सियासतदान उनके आगे बिके ना। आप देखिए, आपके मुल्क के अंदर मंडी लगी हुई है, आप वज़ीर आला अरब में बनाते हैं, मिनिस्टर 50 करोड़ में बनाते हैं, उसमें कमीशन भी देते हैं लोगों को, तो हम कौन सी जमहूरियत की बात करें और किसकी बात करें? मेरे ख्याल में एक चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए कि
इन तमाम पॉलिटिशियंस और तमाम इदारों के लिए अगर पाकिस्तान की सालमियत इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये अपनी अपनी अनाज की खातिर लड़ते रहे, मुल्क जो है इसी तरह बदनाम भी होता रहेगा, उसका बेड़ा भी गर्क होता रहेगा और आवाम जो है एक सबसे बड़ी जो कह सकते हैं इस्लाम के नाम पे बनी हुई रियासत, उसको हम किस तरफ लेके जा रहे हैं कि हर लिहाज पे हम उसकी बदनामी का बायस बन रहे। तो मैं इन इंडिविजुअल्स किसी भी इदारे के अंदर, चाहे वो सियासत के अंदर है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है, वो अगर इदारों की बदनामी का बायस बनते हैं, मेरे ख्याल में वो अकाउंटेबल है और निज़ाम मौजूद है, उन्हें हमें अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क हमने उनकी जाती पसंद नापसंद और जाती जो है वो मफादात के लिए नहीं बना। और मेरे ख्याल में ये अगर शहरियार अफरीदी साहब हुकूमत के अंदर जब होते हैं तो फिर उनका रवैया क्या होता है, जब हुकूमत से बाहर होते हैं फिर क्या होता है। बड़े अफसोस की बात है, मेरे ख्याल में इस बयान पे अफसोस कर सकता हूँ और बड़ी बदकिस्मती है कि इस किस्म की लीडरशिप इस मुल्क के अंदर है क्योंकि अपने मफादात के लिए किसी भी चीज़ की कुर्बानी देने के लिए। अकाउंटेबिलिटी यकीनी तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब्दुल हमीद गुल साहब आप साथ तो ये कहिएगा कि क्या इत्तेफाक करते हैं, और अब तहरीक इंसाफ NRO एक जानिब मांग भी रही है और एक जानिब इंकारी भी है, तो वो बयानिया फिर कहाँ चला गया जब कहा करते थे कि हम सिर्फ अवाम के बयानिए पर आए हैं और अवाम की बात सुनेंगे, ना सियासतदानों की और ना किसी और की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, यकीनन बात होनी चाहिए और बात हो भी रही होगी। ख्वाब में बात करने से किसी को पाबंदी तो नहीं है, ख्वाब देखें और ख्वाब में आप आर्मी चीफ से बात करें, आप DGI से बात करें। असल हकीकत यह है ग्राउंड के ऊपर के एक सूबेदार से भी बात नहीं हो रही, एक फौज के सिपाही से भी बात नहीं हो रही, और मुझे इस बात का बखूबी इल्म है कि किस तरीके से क्या पापड़ नहीं बेले गए कि किसी तरीके से बात कर ली जाए, लेकिन हर बार आगे से जवाब यही आता है कि सॉरी योर नंबर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। ये है वो रियलिटी। अब मसला यहाँ ये है कि ऐसे बयानात क्यों आ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात कही कि या तो अगर अली मोहम्मद साहब की तरफ से या शहरियार आफरीदी की तरफ से कोई बयान आता है तो उसको जाहिर है एक पार्टी पॉलिसी के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जब भी अब आपने देखा जिस तरीके से पार्टी टूट फूट का शिकार है, पार्टी के अंदर लोगों को ओहदे वगैरह का अपना है, और फिर सबको ये नजर आ रहा है कि जो लोग अप्रैल में कह रहे थे कि उनका लीडर बाहर आ जाएगा, अब वो लीडर खुद कह रहा है कि मैं सितंबर अक्टूबर तक जो है उससे पहले बाहर नहीं आता नजर आ रहा। यानी कि लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं और इसलिए बंदर बांट के चक्कर के अंदर भाग रहे हैं, उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं और ऐसे बयानात दे के जिसके जिधर सींग समा रहे हैं वो जा रहे हैं। आप देख लें, एक तरफ अगर अली अमीन गंडापुर हैं जो कि आके वजीर आजम से भी मिलते हैं, वो कोर कमांडर हाउस भी जाते हैं पेशावर में, और दूसरी तरफ जो है वो एक सियासी बयान दाग देते हैं कि हम इस्लामाबाद का मुहासरा करेंगे। मैं अली अमीन गंडापुर साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप जरूर इस्लामाबाद आएं ताकि आपके दिल में कोई ख्वाहिश जो है वो रह ना जाए। आप इस्लामाबाद आएं, लेकिन याद रखें कि पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान में रावलपिंडी का शहर जरूर आता है, और आप फिर किस तरीके से उसको क्रॉस करेंगे, आपके पास क्या पोटेंशियल है, आप किस तरीके से एक डिस्टेबलाइजेशन करेंगे। जहां तक शऊर की बात है, क्या शऊर दिया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने? क्या लोगों को बदतहजीबी का शऊर है, बदतमीजी का शऊर है, मुल्क दुश्मनी का शऊर है, 9 मई की दहशतगर्दी का शऊर है, किस चीज का शऊर है? लोगों के ऊपर इल्जाम तराशी का, बहतान बाजी का शऊर है। ये शऊर है, ऐसा शऊर होना चाहिए। खाना काबा के अंदर जाके जो है वो बुतों को वापस लाने का शऊर है। कौन सा शऊर है? गारे हिरा के अंदर जो है वो नारे लिखने का शऊर है, या लोगों के उम्रा करते हुए बालों को खींचने का और लोगों के ऊपर आवाजें कसने का शऊर है? व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, फॉर गॉड सेक। देखें, ये कहना गलत बात है कि अब PTI हुकूमत में है, बिल्कुल मौजूद है। क्या हुकूमत का हिस्सा नहीं है? इसलिए उसको अपोजिशन ना बोला जाए। वो बिल्कुल हुकूमत में मौजूद है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी हुकूमत है और वो बिल्कुल जो वर्किंग रिलेशनशिप है गवर्नमेंट के साथ वो चल रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो उनके मामलात हैं कि उनको ये नजर आ रहा है कि उनका मुस्तकबिल तारीख होता जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर अगर मुआशी तरक्की आई, अभी आप देखें, अभी मरवत साहब का क्या बयान आया, सऊदी अरब के हवाले से एक बहुत ही खतरनाक बयान आ गया। अब सऊदी अरब का जो बयान आया
उसकी तरदीद जो है वो 2 दिन पहले जो है उनके जो है बानी चेयरमैन ने की है। उससे पहले उन्होंने जो है वो सरजनिश क्यों नहीं की? इसका मतलब है कि पहले आप बयान दे देते हैं, पहले आप चीज कर देते हैं सिर्फ इस वजह से कि आपकी पार्टी टूट रही है और आप लाइमलाइट में रहने के लिए, आप रोशनी में रहने के लिए अवाम के अंदर जो है वो रोजाना नित नए कोई बातें करते हैं। कभी वो किसी की मेडिकल रिपोर्ट गलत हो जाती है, कभी किसी को ये पता चलता है कि 3 महीने पहले उसके 3 कतरे जो है उसको फलाने डिटर्जेंट के दे दिए गए थे। और भाई 3 महीने पहले आपको कैसे पता चला कि 3 डिटर्जेंट? क्या आपके पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है? क्या किसी ने गवाही दी? क्या इसके ऊपर कोई जो है आपके पास तस्वीर मौजूद है? अगर नहीं है तो फिर ये आपको ख्वाब आता है, ये कशफ होता है। ये कहां से कशफ हो रहा है? असल बात ये नामुनासिब बयानात दिए गए और इनकी अकाउंटेबिलिटी तमाम तरह चीज़ों की बहुत ज़रूरी है। लेकिन नाज़रीन इस पे आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और हाल ही में आज़ाद हैसियत में सेनेटर मुंतखब होने वाले फैसल बावडा का कहना है कि पीटीआई के साथ ना कोई डील हो रही है और ना डील हो रही है, तो फिर 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलविस हुआ इसका एहतसाब होगा, इसके लिए कानून साजी भी होगी। जबकि अगर अली अमीन गंडापुर की नाज़रीन बात करें तो अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए फैसल बावडा का भी रद्द-ए-अमल आ गया है। और फैसल बावडा का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने अपने बयान के बाद कहां कहां राब्ता किया है, अब ये सुनिएगा, और कहां कहां माफ़ी तलाफी की गई है। अगर मालूम हो जाए तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि 2 दिन का बल है। अली अमीन गंडापुर ने एक तकरीब के दौरान कहा था कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम इस्लामाबाद पर हमला कर देंगे और हुकूमत पर कब्जा कर लिया जाएगा। अब ये बयानात जो हैं वो किस हद तक हकीकत पर मबनी है? क्या लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर का ये बयान सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग है या वाकई इस किस्म का इकदाम वो मुस्तकबिल में उठा सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो फिर इसका रद्द-ए-अमल बड़ा अहम होने वाला है इस वक्त। लेकिन शराजी साहब, आप समझते हैं अली अमीन जिस तरह से बयानात दे रहे हैं, उस पर फैसल बावडा ने जिस तरह से कहा कि कहाँ कहाँ उन्होंने माफ़ी मांगी है, तमाम तर चीज़ें सामने आ जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये पॉइंट स्कोरिंग है या फिर वाकई ऐसा कोई इकदाम हो सकता है? मेरी जाती राय है, देखिए आपसे लोगों को इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये वाड़ा साहब तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन्हें ज़्यादा मालूमात होगी तो उन्हें कहा था रब्ता किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहैसियत एक सूबे के इस किस्म के बयानबाजी इंतहाई नामुनासिब भी है और गैर ज़िम्मेदाराना भी है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक इन्वेस्टिगेशन है लोगों को एक दूसरा 9 मई करने की तरफ। एक रुख तो इसका ये हुआ। दूसरा ये बात भी बिल्कुल एक हकीकत है कि तहरीक इंसाफ जिस तरीके से लीडरशिप क्राइसिस का शिकार है, वो बड़ी इफेक्टिवली अपनी स्ट्रेटजी कर रही है, और वो है उसकी मीडिया स्ट्रेटजी, जिसके अंदर वो बाकी एक मीडिया के अंदर फिक्र छोड़ते हैं और उसके बाद उसके ऊपर एक डिस्कशन जनरेट होती है और 2-3 दिन उठा के जाती बातें करना अपनी जगह पे कि ये क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे और क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और इनको रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता। जाहिर बात है, स्टेट है, स्टेट के पास स्टेट मशीनरी है, ताकत है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, तो मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं है कि आप इस्लामाबाद फतह कर लेंगे। फतह करने की बहुत सारी जगह जो ये करनी चाहिए वो आपके सूबे के अंदर मसाइल, आपकी क्राइसिस, आपकी गुर्बत, आपका लॉ का इशू, तो बेहतर है कि अमीनुल्लाह गंडापुर साहब अगर उनको फतह कर ले तो बड़ा अहम होगा। लेकिन दूसरी तरफ मेरे ख्याल में हुकूमत भी अपनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपना स्टबर्ननेस शो कर रही है, जिसकी वजह से शायद इस तरह के बयान आते हैं। जैसे कि अब्दुल्ला गुल साहब इस पहले अपने कमेंट में कहा कि बात नहीं हो रही और रॉन्ग नंबर जो है वो शायद बार बार मिलता है इनसे। तो देखिए, कभी कभी मेरे ख्याल में हमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म करने के लिए कुछ लोगों को अपना किरदार अदा करना होगा। इससे पहले हम बोलते हैं ना कि जब लॉ एंड ऑर्डर और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के ऊपर कौम को इकट्ठा किया, हमारे पास ऐसे फिगर्स थे जिन्होंने किया, हमारे पास ऐसे ऑफिसर्स थे, और ये बात इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की जो 7-8 ताकतवर तरीन शख्सियात हैं वो इस मुल्क के निज़ाम को अच्छा और बुरा करने में उनका बड़ा अहम रोल है। अगर आप पॉलिटिकल टॉलरेंस की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों को बिठाना चाहिए। बात करते हैं या बात नहीं करते, आप निज़ाम के अंदर काम करने वाले
पार्लिमानी निज़ाम के अंदर। अच्छा, इस मौके पर अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है लगारी साहब के तमाम सियासी जमातों का साथ बैठना, और साथ साथ इस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं फैसल बावडा के, जो कहाँ कहाँ माफ़ी मांगी गई है, अगर सब कुछ पता चल जाए तो एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स भी खुल सकता है अली अमीन की जानिब से। हाँ, जाहिर है पता चल जाएगा कि क्या हकीकत है, क्या उनकी धमकी के पीछे कितनी बड़ी हकीकत है और उसकी असल हकीकत क्या है, ये सारा कुछ पता चल जाएगा। इसलिए कि इधर से धमकी देने के बाद जो है जिस तरह से वो पाँव पकड़ने और हाथ जोड़ने पर आ जाते हैं, तो ये तरीका हमने पहले भी लोगों के बारे में सुना था, अब ये तरीका इन्होंने भी अख्तियार कर लिया है। और अब ये रिलेवेंट रहने के लिए इस तरह की बातें करते हैं कि हमें समझा जाए कि हम हैं। असल बात ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या काम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, लेकिन असल बात यह है कि डूब रहे हैं और डूबते चले जा रहे हैं। ये पार्टी दर हकीकत अपनी हैसियत खो चुकी है। ये बदकिस्मती की बात है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि एक पार्टी अवाम में मकबूलियत भी हासिल करे, एक पार्टी इक़्तिदार पर पहुंची है, उसके बाद अपनी ही वजन के नीचे दबकर खुद गिर गई है। और अब ये सूरत हाल है कि वो सियासी अमल में हिस्सा बनने को तैयार नहीं है, वो किसी सियासी अमल का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। वो कहती है कि जनाब सियासत से मावरा कोई इक़दाम किया जाए और हमें बुलाया जाए और हमें जो है वो कहीं पनाहगाह में बिठाया जाए और फिर हम तासुर ले सकेंगे, देखें जी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ आ गई है, अब हमें हमारी तरफ देखिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एक इस्टेब्लिशमेंट, अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, मैं इस नैरेटिव पर नहीं जाना चाहता हूँ कि उसका मतलब खुदा न खास्ता यही है कि सिर्फ हम पाक फौज को कहें कि वो इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट एक बड़ा लफ्ज़ है, उसके अंदर वो तमाम इदारे भी आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी आती है, अदलिया भी एक हद तक आ जाती है, मीडिया भी एक हद तक, वो भी एक इस्टेब्लिशमेंट का किरदार अदा करता है। लेकिन मैं ये कहना कि जनाब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो हैं वो इस हद तक सियासत में इन्वॉल्व हैं कि वो PTI के साथ बैठकर मुज़ाकरात करने की बात करेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और सही कहा है उन्होंने, वो फैसल बावडा साहब ने, कि कोई बातचीत नहीं हो रही, किसी किस्म की ना डील हो रही है ना बातचीत हो रही है कहीं से भी कोई। जैसे हमारे दोस्त जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब कह रहे हैं कि वो रॉन्ग नंबर है, वो तो कहते हैं कि जी आपने जिस नंबर पर डायल किया वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, तो जब नंबर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो ये आप क्या किसी के साथ मुज़ाकरात करेंगे। हकीकत ये है कि अपने ही गलत कामों की वजह से ये डूबे हैं और डूबते चले जा रहे हैं, और कोई इनकी ऐसी कोई नज़र नहीं आ रहा है कि जनाब इनको फिर उभरने का मौका मिल सके। अच्छा अब्दुल हमीदुल साहब, लेकिन ये कितना ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, जैसे अभी लगारी साहब ने भी फरमाया कि ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप इतनी मकबूलियत पे जाएं और फिर एक वक्त ऐसा आए कि आपकी जमात का अता पता ना हो, फिर आपकी जो क़यादत है, सीनियर क़यादत, वो अपने ही कहे हुए अल्फाज की माफ़ी मांगती रहे, जैसे फैसल बावडा फरमा रहे हैं। ये किस जानिब इशारा है कि वो कह रहे हैं कि माफ़ी मांग रहे हैं अली अमीन? हाँ, फैसल बावडा को छोड़े, मैं जानता हूँ मेरे घर में नहीं लोग आते माफ़ी मांगने के लिए, क्या उन्होंने मुझे पैगाम नहीं भेजे? मैं क्या नाम बताऊं? मेरे पास CCTV फुटेज मौजूद है, जो घर पे आए हैं मेरे और माफिया मांग रहे हैं कि जाके पैगाम भिजवा दें, मेहरबानी करके हमें बता दें। और सबसे बड़ी बात यह है, मोहतरम लगारी साहब बैठे हुए हैं, ये तो अभी सूरज के सामने चिराग दिखाने वाली बात है, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और माशाल्लाह एक तजुर्बेकार हैं, इनको अच्छी तरीके से पता है। मसला यह है कि पार्टी की चेयरमैनशिप के ऊपर सबकी निगाहें हैं, सबको पता है कि चेयरमैन जो है वो बाहर नहीं आ रहा, और अगर वो बाहर नहीं आएगा तो चेयरमैन ही हमें ले ले। मैं अभी क्या नाम बताऊं, वो लोग जो जेल में रह चुके हैं, जो जेल जा चुके हैं, उन्होंने कहा कि किसी सूरत हमें जेल से बाहर निकालें, आखिर कल को हमने भी पार्टी की जो है वो चेयरमैनी जो है वो लेनी है। ये बात है, अभी देखें ना, बात बिल्कुल दुरुस्त है। बहरहाल पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों की इस जमात के साथ उम्मीदें वाबस्ता हैं, इसको इस तरीके से बिखरने टूटने नहीं देना चाहिए। इस तरीके से ना हो कि बिल्कुल तितर बितर और शरादा बिखर जाए, कहीं ऐसा ना हो। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग इसमें अच्छे भी मौजूद हैं, बहुत सारे लोग मफाद परस्त नहीं है इसके अंदर, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस टाइम पे मफाद परस्तों के टोले ने इसको हाईजैक कर लिया, और जो रहा सा था वो वकला ने हाईजैक कर लिया, जो उसके बाद रहा गया वो कोई जो जिसके कोई रिश्तेदार थे, कोई ताल्लुक वाला वास्ता था। आप देखें ना, पहले कौन हुआ, जो बुशरा साहिबा की जो दोस्तें थी वो जाके जो है वो उन्होंने जितने भी पैसे वैसे बनाने थे वो बोगी साहिबा जो है वो बनाती चली गई। वो बुलदार साहब कहाँ चले गए, वो किसके रेफरेंस से आए थे, वो किस तरीके, वो आज कहाँ नजर आते हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, क्यों नहीं नजर आते? देखिए सीधी सी बात है, असल बात यह है कि एक तहरीक जिसका तशख्खुस हो गया, जिसका नाम अब
इस टाइम पे टेक्निकली आज से 50 साल बाद कोई जब पढ़ेगा तो वो ये नहीं कहेगा कि पीटीआई की हुकूमत थी 2024 के अंदर वहां खैबर पख्तूनख्वा में और 92 लोग जो थे वो फेडरल में मौजूद थे, वो ये कहेंगे सुन्नी इत्तेहाद के लोग मौजूद थे। बिल्कुल, ये एक हार्ड रियलिटी तो है ही, लेकिन अम्माद आप समझते हैं कि ये एक नया आने वाले वक्त में एक पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है? जिस तरह से फैसल बावडा कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ से ना कोई डील हो रही है, ना कोई डील हो रही है, और साथ साथ अली अमीन जो है वो माफी मांगते फिर रहे हैं। जी, वाडवा साहब की जो बयान है उसके दो हिस्से हैं मेरे नज़दीक। एक तो उन्होंने खबर दी है और वो खबर ये है कि फ़ोन किया गया, माफ़ी मांगी गई। बेहतर होता कि वो पूरी खबर दे देते कि किसको फ़ोन किया गया, क्या कहा गया, माफ़ी मांगी गई तो आगे से जवाब क्या आया, ताकि हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती तो हम इसका तज्जिया बेहतर कर सकते कि आने वाले वक्त में हालात किस तरफ जा रहे हैं। दूसरी जो हिस्सा है वो उनका तज्जिया है। उनका तज्जिया ये है कि ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है और इसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है। मैं चाहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि उनका तज्जिया 100% दुरुस्त हो। ऐसा ही होना चाहिए कि यह बयान सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग की हद तक ही दिया गया हो, क्योंकि अगर इससे ज्यादा है, ये सोचा समझा बयान है, तो ये ज्यादा परेशान कुन बात है। ये बयान कब्जे की हद तक बयान देना कि मैं इस्लामाबाद में कब्जा करने आ रहे हैं, ये अगर सोचा समझा बयान है तो ये ज्यादा खतरनाक बयान है। ये बयान देना कि वफाक से ताल्लुक तोड़ लो, ये मशवरा देना, अगर ये सोचे समझे मशवरे हैं तो ये बहुत खतरनाक मशवरे हैं। अगर ये बयान देना कि हम सड़कों पर निकल रहे हैं और तब तक वहां रहेंगे जब तक हुकूमत नहीं गिरती, तो ये बयान बहुत खतरनाक बयान है। ये अब मैं दहशतगर्दी नहीं कहना चाहता, ये ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये इंतशार पसंदी और जो है तखरीबकारी की सियासत तो है अगर ये सोचे समझे बयान आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको याद कराना चाहिए कि आप सिर्फ जो अपने वर्कर की हद तक बयान दे रहे हैं गंडापुर साहब, वो नहीं देना चाहिए। आप सिर्फ उनके सीएम नहीं है, आप गैर सियासी लोगों के भी सीएम हैं, आप अपने नाकदीन के भी सीएम हैं, आप अपने मुखालफिन के भी सीएम हैं। आप उनके बारे में भी बात कीजिए। आप अपने सूबे के बारे में जहां पर आपको राइट्स लग रहा है कि आपको नहीं मिल रहे, आप आवाज उठा रहे हैं, आप उसी आवाज को लेकर आगे चलिए। पर्सन सेंट्रिक पॉलिसीज मत बनाइए, इससे आपको फायदा नहीं होगा। ऐसे बयानात देने से फायदा नहीं होगा। आपने माजी में देखा है कि ये बयान आपके गले के वो हड्डी बन चुके हैं, वो पत्थर बन चुके हैं जिसको ना आप थूक सक रहे हैं, ना निगल सक रहे हैं और भुगत रहे हैं। अभी तक आपके साथ साथ पूरा मुल्क भुगत रहा है, पूरी कौम भुगत रही है। तो ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। आप हुकूमत गिराना चाहते हैं, जरूर गिराइए, कानूनी तरीके से गिराइए, जैसे आपकी गिराई गई थी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं, बात कीजिए सियासी जमातों से, उनके थ्रू गिराइए और खुद आइए। अगर आपके पास नंबर पूरे होते हैं, सुन्नी इत्तेहाद के नाम से आते हैं, तो वैसे आ जाइए। आपको लगता है कि अगर आप सड़कों पर आना चाहते हैं तो जरूर आइए, कब्जे की नीयत से मत आइए। अपना हक इस्तेमाल कीजिए, लेकिन साथ मेरे हक को भी सामने रखिए। मेरा भी हक है कि आप इस मुल्क पे या इसके किसी शहर पे या इसकी किसी सड़क पे कब्जा ना कीजिए, तो मेरे हक का भी ख्याल रखिए। अपने हकूक भी पूरे लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए। बिल्कुल, कानून के दायरे में रहते हुए सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन साहब बदकिस्मती से ये समझने से कासिर है। लेकिन नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। दौरा सऊदी अरब के दौरान शहबाज शरीफ 28 से 29 अप्रैल को रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी होगी और सरमायाकारी और वली अहद के दौरा पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा, जबकि शहबाज शरीफ की IMF की सरबराह क्रिस्टियाना जॉर्जिया से भी मुलाकात मुतवक्के है। मुलाकात में नई इक़्तिसादी पैकेज पर तबादला ख्याल होगा और वज़ीर आज़म की बिल गेट्स से मुलाकात भी इसका भी इम्कान है। वज़ीर ख़ारजा सागदार और दीगर हुकाम भी हमरा होंगे। अब ये सवाल ये है कि वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब कितनी अहमियत का हामिल है और मुल्क की मईशत के लिए दौरा कितना कारगर साबित हो सकता है। लगारी साहब जी, मेरे ख्याल में एक तो ये कि बहुत अहम दौरा है, क्योंकि सऊदी वफ़द जब आया था यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से डायलाग किए गए और अभी उन डायलाग को फाइनल करके हतमी मुआहदे होना बाकी हैं। इसलिए ये सिलसिला आगे बढ़ा है, उसी का तसलसल समझा जाए। जो सऊदी अरब के वज़ीर दिफा और उनकी एक भारी भरकम टीम यहाँ पर आई थी और सऊदी हुकूमत के बहुत अहम जो ओहदेदार हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे और पाकिस्तान के साथ उनके मुज़ाकरात हुए थे और वसीउल बुनियाद मुज़ाकरात थे। फिर उसके बाद ये हमारे वज़ीर आज़म उसी के फॉलोअप के तौर पर वहाँ पहुँच रहे हैं। फिर मेरे ख्याल में जो वली अहद हैं जनाब मोहम्मद बिन सलमान, वो तशरीफ़ लाएंगे। तो ये सिलसिला जारी है और मैं समझता हूँ ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो ईरान के सदर का दौरे भी इसी सिलसिले का एक हिस्सा था कि हम एक बेहतर सूरत हाल में जहाँ जहाँ पर
हमें 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 ज़्यादा स्पेस मिल सकता है वहाँ बात करें। सऊदी अरब हमारे लिए बहुत अहम है और बड़े मुश्किल वक्त में हमारे हमेशा उसने साथ दिया है। और वज़ीर आज़म के वैसे भी उनके शाही ख़ानदान के साथ उनके मरासिम रहे हैं और उनके भाई के भी मरासिम रहे हैं। वो प्रिंस वो अपना शाह खालिद शाह फ़हद के साथ भी ताल्लुकात रहे, शाह अब्दुल्ला के साथ भी ताल्लुकात रहे, शाह सलमान के साथ भी रहे हैं। मेरे ख्याल में ये और ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा वज़ीर आज़म का वहाँ जाना और बड़े अहम मुआहदे जो हैं वो मुमकिन है पाकिस्तान के साथ होना। बहुत मुख्तलिफ़ शोबों में उनका ताउन जो है वो बढ़ेगा और पाकिस्तान में भी मौक़े पैदा होंगे। ख़ुद सऊदी अरब में बड़े मौक़े जो हैं वो पैदा हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के अंदर रोज़गार के बड़े मौक़े पैदा हो सकते हैं अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है सऊदी अरब की जो बताई जा रही है अगर वो होती है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बेहतर हालात होंगे। वज़ीर आज़म का दौरा बहुत अहमियत का हामिल होगा। वज़ीर आज़म का दौरा बहुत अहमियत का, शराजी साहब समझते हैं बहुत अहमियत का हामिल होगा चूँकि जैसे कि लहारी साहब कह रहे हैं कि दोनों मुल्कों के लिए मईशत के तौर पे, मुल्की सतह के तौर पे ये दौरा अहमियत का हामिल होने वाला है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मेरे ख्याल में एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए। अब हमने अपनी तरजीहात जो है वो वज़ा कर ली है कि आया इस मौके से हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, जज्बात के मामलात नहीं है। बेशक सऊदी अरेबिया हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। दूसरी तरफ ईरान देखिए वो ब्रदर इस्लामी मुल्क है, उसके सदर भी आए और मेरे ख्याल से इस दौरे की अहमियत पाकिस्तान की इकॉनमी के लिहाज से बड़ी आम है। लेकिन अब हम इस तमाम सूरत हाल और इस तमाम सिचुएशन को प्ले अप कैसे करते हैं, क्योंकि हमने इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा कैसे उठाना है। सऊदी ज़रूरियात है, बेशक पाकिस्तान जो है उसकी दिफाई ज़रूरियात की मद में भी मदद कर सकता है, स्किल्ड लेबर की मद में भी मदद कर सकता है और पाकिस्तान जो है सऊदी अरेबिया से आयल एक्सप्लोरेशन और दूसरा हमारे यहाँ जो उनकी इन्वेस्टमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेशक हम अगर अपने इदारों को लीज आउट करते हैं, चाहे स्टील मिल की बात कर रही है, चाहे हम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करें, लेकिन हमें टर्म्स कंडीशन क्या डिसाइड करनी होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इसमें एक चीज़ आपने अपने इंट्रो में की, IMF की लीडरशिप के बाद मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब ज़रूर इस इशू को भी उठाएंगे कि जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान को डिज़ास्टर और क्लाइमेट चेंज के बेनिफिशरी ममालिक से निकाला है, ये एक बड़ा अहम इशू है। क्योंकि IMF का एक बहुत बड़ा जो चंक है फंड का वो इस मद में पाकिस्तान को मिल सकता था, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अमरीकी वहाँ पे शायद यूनाइटेड नेशंस के जो इदारे उन्होंने पाकिस्तान को इस लिस्ट से निकाला। ये बड़ा अहम है कि जब हम इस इशू को उनके साथ उठाएंगे। दूसरा देखिए बार बार ये तमाम ममालिक की रेडिकलाइजेशन और पाकिस्तान के अंदर जिहाद के नाम पे काफ़ी फंडिंग इन्होंने की, एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज को प्रमोट किया, लेकिन उसके बाद अमेरिका और इत्तेहादी तमाम इस मुल्क को छोड़ के भाग गए, अफगानिस्तान को इसी तरह छोड़ा। तो अब बिल गेट के साथ हम ये भी बात करते थे जो डी रेडिकलाइजेशन प्लान था इंटरनेशनल कम्युनिटी का, जो यहाँ इस खित्ते के अंदर उन्होंने एक्सट्रीमिज्म फैलाया, क्या वो इस खित्ते की बहाली और यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, IT, तालीम और दूसरे ऐसे शुबों के अंदर फंड करने के लिए तैयार है कि नहीं? वो सिर्फ और सिर्फ उन प्रोजेक्ट के अंदर फंड करेंगे जिससे वो पाकिस्तान के ऊपर मॉनिटरिंग का एक मैकेनिज्म रख सकें। तो मेरे ख्याल में ये 2-4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर बात बड़ी ओपनली होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा अहम मुल्क है। अगर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किसी भी तरीके से किया गया तो मेरे ख्याल में न सिर्फ इस खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी तबाही होगी, इसके साथ साथ तमाम दुनिया जो है वो शायद इसके नताइज भुगतेगी, जैसे कि अफगानिस्तान के नताइज आज तक हम भुगत रहे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा इस वक्त वज़ीर आज़म साहब जो है वो पैकेज ले सकते हैं इन तमाम लोगों से, तमाम स्टेक होल्डर से, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब में इकट्ठे होंगे और सऊदी अरब का एक बहुत रोल है। हम सऊदी अरब को इनडायरेक्टली उसके इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस इन तमाम इदारों में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ईरान, सऊदी अरेबिया, चाहे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, हमने अपने मदद को हासिल करना है। बिल्कुल, आने वाले वक्त में सऊदी अरब के इन्फ्लुएंस हाल किया जा सकता है, इस पर बात जारी है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। और IMF का असर रसूख और इस वक्त ये जो सऊदी अरब का दौरा है वज़ीर आज़म का, ये बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि इस दौरे के दौरान उनकी IMF के सरबराह से भी मुलाकात होगी, बिल गेट्स से भी मुलाकात होने वाली है। और साथ साथ जिस तरह से ब्रेक से कबल हमने बात की कि शराजी साहब ने कहा कि जो सऊदी अरब का जो इन्फ्लुएंस है वो भी हम बात आप समझते हैं कि इस्तेमाल किया जा सकता है, अहम होने वाले। जी बिल्कुल, सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की फेवर में बहुत अच्छे रोल प्ले किया है। अगर वो 99 के धमाके हों तब भी देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ जो कंधे से कंधा मिला के खड़ा था तो वो सऊदी अरब था। इस वक्त भी सऊदीया के साथ जो दौरा है वो बहुत अहम है।
ये भी याद रखना चाहिए, हमें याद है पड़ता है कि जिस जुलाई 2023 में एक बात की गई थी कि जी 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है इस मुल्क में। फिर सितंबर में ये बात की गई पिछले साल के 25 बिलियन डॉलर की आ रही है सऊदीया से और 25 बिलियन डॉलर की आ रही है यूएई से। और फिर कुछ अरसा पहले, कुछ हफ्ते पहले, माह पहले बात की गई कि 5 बिलियन की बात हो रही है, जो कि अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है 7 बिलियन की। तो पिछले मामलात को देखें और बयानात को देखें, ऐलानात को देखें तो हम लोग डरे हुए हैं। शायद हमें तो लगता है कि इस वक्त जितने भी दौरे रिक्वायर्ड हैं पीएम साहब को कर लेने चाहिए, बल्कि अगर उनको वहां रुकना भी पड़ता है चंद दिन के लिए, पैसे लेके ही वापस आएं, उससे पहले ना ही आएं तो बेहतर है। तो जो हालात हमारे चल रहे हैं हमारे मुल्क के, इस वक्त हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट कहीं से भी आ रही है वो बहुत जरूरी है। IMF से जो दौरे हैं उसके साथ जो हमारे मामलात हैं वो भी एक नेसेसरी ईवल है। वो हमारे, अगर ये हमें पता होना चाहिए कि जो भी IMF के पैकेजेस हैं उससे हम तरक्की नहीं कर सकते, वो फिलहाल हमारे सांस लेने के लिए जरूरी है। हम सांस लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो वो एक नेसेसरी ईवल है, उसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। हम स्टेट ऑफ डिनाइल में होंगे अगर हम उसकी इंपॉर्टेंस को भी ना समझें, लेकिन ये तरक्की का रास्ता नहीं हो सकते। दूसरी बात, हमें बाकी ममालिक की तरफ भी देखना चाहिए, चाइना की तरफ हमें देखना चाहिए। नॉर्मली देखा जाता है कि जब कोई नई हुकूमत आती है तो वो इन्हीं दोनों ममालिक का दौरा पहले करती है। अभी तक शहबाज शरीफ साहब की तरफ से चाइना का दौरा नहीं हुआ। हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि उस तरफ भी हालात बेहतरी की तरफ जाएं, क्योंकि जो चाइनीज़ नेशनल्स के साथ यहाँ पर उनको इश्यूज़ हैं उसको भी सामने लाया जाए। जब भी इन्वेस्टमेंट आती है तो वो सऊदी अरब की हो या किसी और मुल्क की हो, वो क्विड प्रो को के बेसिस के ऊपर आती है, कुछ लो और कुछ दो के बेसिस के ऊपर आती है। इन्वेस्टर्स के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, कुछ कंसिडरेशंस होती हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर्स का काम यही है कि उसको डिलिजेंटली एड्रेस करे, एफिशिएंटली उनको रिजॉल्व करे। तो उसके लिए ये दौरे लगे रहने चाहिए, अच्छी बात है, उनको भी हमारे मुल्क में आना चाहिए। हम ही उनके लिए अगर कुछ कर सकते हैं सिक्योरिटी में, एग्रीकल्चर में, तो हमें अपना रोल अदा करना चाहिए। बिल्कुल अपना रोल अदा करना चाहिए। लेकिन अब्दुल हमीदुल साहब, आप इत्तेफाक करेंगे जिस तरह से हम्माद ने फरमाया कि जो IMF के जो प्रोग्राम है उससे आप सांस तो ले सकते हैं, लेकिन आपकी कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाली है मुल्क की सतह पे। देखिए, बेसिकली जो है IMF के पैसे से हम IMF के ही कर्जे जो है वो वापस कर रहे होते हैं और उसके अंदर अपने सिस्टम्स को जो है वो बेहतर कर रहे होते हैं। आज ही FBR के अंदर जो है 12 बड़ी मेजर तब्दीलियां हुई हैं, लोगों की उखाड़ पिछाड़ वहां शुरू हुई है। ये इसका मतलब है कि पाकिस्तान कुछ मामलात को अब IMF के हवाले से सीरियस ले रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें हमारी मेरे ख्याल में ज़रूरियात भी थी, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम ईरान के सदर के दौरे को देखें और उससे पहले सऊदी अरब का दौरा, तो तकरीबन जो सऊदी वजीर खारजा के ये दौरे के बाद 2 हफ्ते के अंदर जो है हमारे वजीर आज़म साहब वहाँ जा चुके हैं। और जाहिर है, अहम बात है, हमारे साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि पैसे लेके ही आए, बेशक वहाँ हफ्ता 10 दिन रुकना ही पड़ जाए, क्योंकि यहाँ आके कौन सा कोई ऐसा कोई काम है जो कि ना हो रहा हो। रूटीन वर्क तो चल ही रहे हैं। असल मसला यहाँ यह है कि चाइना के अंदर हमारा मई के अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर का एक विजिट स्केड्यूल्ड है और वो अभी आपको पता है मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो भी गए हुए थे। खैर, वो तो पंजाब हुकूमत के और अपने एक निजी दौरे के ऊपर वो गए हुए हैं, लेकिन असल मसला यहाँ यह है कि सऊदी अरब है वो भी लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ जो है अब मेरे ख्याल में वो देखता है, और इसी तरह से चाइना तो खैर है ही लुक ईस्ट पॉलिसी। और तीसरी तरफ जो है वो ईरान जो है वो आपको मालूम है मगरिब में उसके लिए कोई जगह नहीं है। तो हमें जब तक कि अपने इलाकाई और इस खित्ते के हवाले से जब तक कि हम फैसले नहीं करेंगे और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ अगर हम अपनी तिजारत को फ़रोग नहीं देंगे, लेकिन इन सब के लिए ज़रूरत यह है कि सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को आपको बेहतर करना पड़ेगा। अगर चाइनीज़ के ऊपर बावजूद स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न होने के अगर हम चाइनीज़ जो है वो यहाँ अपने लोगों को जानों से गंवा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अरब दुनिया का अगर एक आदमी भी कोई उसको कुछ हो गया तो मैं समझता हूं कि एक बहुत ही उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और वो लोग शायद इतना बर्दाश्त ना कर सकें। दूसरी तरफ जो है वो आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जब तक कि आप सिक्योरिटी एनवायरनमेंट अच्छी नहीं करेंगे, तो चाहे वो रिफाइनरी का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो मादनियात का हो या वो दीगर हो, उसके ऊपर काम तो लोग करेंगे ना। और फिर कामों के अंदर अगर रखना डाला जाएगा और जिस तरीके से रॉ एक्टिव है और जिस तरीके से अभी राजनाथ सिंह का बयान आया और अमित शाह का बयान आया और खुद नरेंद्र मोदी का एतराफ़ जुर्म आया, तो फिर तो मामलात जो हैं उसके अंदर हमें बड़ा सीरियसली गौर करना, और मेरे ख्याल में रियासत उनके ऊपर गौर कर भी रही है और उसके लिए सर्टन मेजर्स जो है हम ले भी रहे हैं। लेकिन
साथ ही साथ यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर बढ़ती हुई कीमतें और अफराते ज़र का जो जिस तरीके से बढ़ना है, अगर हमने उसको फौरन लगाम न डाली तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की इंडस्ट्री, जो कि पहले ही पिछले एक साल में 1000 के करीब इंडस्ट्री बंद हो जाना, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है यकीनी तौर पे। लेकिन इस वक्त ये भी अहम है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब है वो बहुत अहमियत का आमिल है। फिल वक्त के लिए मुझे और मेरे पैनल को दीजिए इजाज़त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।